आदाब नाज़रीन, कश्मीर एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अब्बास मेहदी। पेश करेंगे रियासत के तीनों खित्तों की अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। तसद्दुक़ हुसैन मुफ्ती एमएलसी के लिए नामजद। गवर्नर एन वोहरा ने तसद्दुक़ हुसैन मुफ्ती को किया एमएलसी के लिए नामजद। कुछ दिनों पहले पार्टी से तसद्दुक़ मुफ्ती ने दिया था इस्तीफा। अपने खालू की ले सकते हैं जगह। श्रीनगर के 6 इलाकों में दफा 144 नाफिज। जुमे की नमाज के बाद होने वाले एहतजाज पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कदम। पुलिस और सीआरपीएफ के जवान मौके पर मौजूद। अराकीन असेंबली के अलाउंस बढ़ाने पर सियासत हुई शुरू। बीजेपी ने किया खैर मकदम तो पैंथर्स पार्टी ने लगाया आवाम की हक तलफी का इल्जाम। बारामूला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 ड्रग पैडलर और फर्जी दस्तावेज बनाने वाले समेत 3 मुलजमीन गिरफ्तार। पुलिस ने की कानूनी कार्रवाई। और तसद्दुक़ हुसैन मुफ्ती एमएलसी के लिए नामजद। गवर्नर एन वोहरा ने किया नामजद। विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे के बाद खाली थी सीट कुछ दिनों पहले। बारामूला में पुलिस को बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 4 लुटेरों को किया गिरफ्तार। 11 लाख के जेवरात और चाकू बरामद। गुज़िश्ता हफ्ते दिया था लूट की वारदात को अंजाम। और अब देखते हैं खबरें तफसील से। तसद्दुक़ हुसैन मुफ्ती एमएलसी के लिए नामजद कर लिए गए हैं। उन्हें गवर्नर एन वोहरा ने नामजद किया। जी हां, तसद्दुक़ हुसैन मुफ्ती विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे की बाद जो उनकी सीट खाली हुई थी उसकी जगह लेंगे। कुछ दिन पहले पार्टी से तसद्दुक़ मुफ्ती ने इस्तीफा दिया था। ये बड़ी खबर आ रही है। कुछ दिनों पहले पार्टी से तसद्दुक़ मुफ्ती ने इस्तीफा दिया था। अब तसद्दुक़ हुसैन मुफ्ती एमएलसी के लिए नामजद कर लिए गए हैं। गवर्नर एन वोहरा ने तसद्दुक़ हुसैन मुफ्ती को एमएलसी के लिए नामजद किया है। तसद्दुक़ हुसैन मुफ्ती जिनको लेकर काफी दिनों से ये खबर आ रही थी, सियासी गलियारों में ये खबरें गर्म थी कि उन्हें काबीना में शामिल किया जाएगा, उन्हें वजारत में शामिल किया जाएगा, उन्हें वजारत मिलेगी। और ये भी खबर आ रही है कि वो अपने खालू सईद फारूक अंदराबी की जगह लेंगे, जो कि हज और औकाफ की। तसद्दुक़ हुसैन मुफ्ती को हज और औकाफ की जिम्मेदारी मिलेगी। आज उन्हें गवर्नर एन वोहरा ने एमएलसी के लिए नामजद कर दिया है। महबूबा मुफ्ती के भाई हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद के बेटे हैं। अनंतनाग से उन्होंने इंतखाबात लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन इंतखाबात नहीं हो पाए थे। और रुख करते हैं अगली खबर का। गांदरबल के इंडस्ट्रियल इलाके में आग लगने की खबर आ रही है। आग 2 फैक्ट्रियों में लगी है। आग लगने की वजह से कई और फैक्ट्रियों को भी नुकसान पहुंचा है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम और मुकामी लोगों ने आग पर काबू पाया और आग को फैलने से भी रोका। आग से लाखों रुपए का नुकसान होने की उम्मीद जताई जा रही है। आग लगने की वजह का पता लगाया जा रहा है और इस पर तफसीली जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे प्रिंसिपल कोरेस्पॉन्डेंट राजन वैद। राजन, कैसे लग गई ये इतनी खौफनाक और खतरनाक आग? राजन वैद से हमारा राब्ता कायम नहीं हो पा रहा है। रुख करते हैं अब इस खबर के और तफसीलात जानने के लिए। फैक्ट्रियों में लगी है ये आग। काफी खौफनाक और खतरनाक आग है। फैक्ट्रियों में आग लगी। आग लगने की वजह से कई और फैक्ट्रियों को भी नुकसान पहुंचा है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम और मुकामी लोग मौजूद हैं जो आग को काबू में पाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। आग से लाखों रुपए का नुकसान होने की उम्मीद जताई जा रही है। आग लगने की वजह का भी पता लगाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी खतरनाक आग लगी हुई है। आग को काबू में पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम, मुकामी लोग मदद कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन आग फैलती हुई नजर आ रही है। एक फैक्ट्री में लगी आग ने कई और फैक्ट्रियों को भी मुतासिर किया है। इस आग को काबू में पाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं।
लाखों के नुकसान की भी जानकारी आ रही है। गांदरबल के इंडस्ट्रियल इलाके में आग लगने की एक बड़ी खबर आ रही है। आग 2 फैक्ट्रियों में लगी थी, जिसकी वजह से कई और फैक्ट्रियों को नुकसान हुआ था। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है। मुकामी लोग भी हैं जो आग को काबू में पाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इस आग के नतीजे में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। किसी जानी नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं आ रही है, जो कि एक इत्मीनान बख्श खबर है। आग क्यों लगी, कैसे लगी, कब लगी, इसकी तमाम वजूहात, तमाम पहलुओं पर जानने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई है। रेस्क्यू टीम भी है, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। लोग भी मदद कर रहे हैं और लोग इस जलती हुई मंजर को अपने कैमरों में कैद भी कर रहे हैं। ये खौफनाक आग गांदरबल के इंडस्ट्रियल इलाके में लगी है। गांदरबल के इंडस्ट्रियल इलाके में आग लगने की ये खबर आई। 2 फैक्ट्रियों में शुरुआत में आग लगी, जिसने कई और फैक्ट्रियों को मुतासिर किया, जिसमें लाखों रुपए के नुकसान की भी खबरें आ रही हैं, लेकिन जानी नुकसान की खबर नहीं है। ये एक इत्मीनान बख्श इत्तला है। आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और इस पर मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे वकार मंजूर जुड़ चुके हैं। वकार, कैसे लग गई ये खौफनाक आग, इसकी वजह पता चल सकी? जी इमरान, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, आज गांदरबल के इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगी, जिसमें 2 फैक्ट्रियां बताई जा रही है। जी, अभी तक आग की वारदात की पता नहीं चल पा रही है। इस सिलसिले में मुकामी लोगों और फायर सर्विस अभी की क्या, आप अगर वहां मौजूद हैं तो अभी की क्या सूरत हाल है? क्या आग को काबू में पा लिया गया, या जैसी तस्वीरें हम देख रहे हैं अभी भी ऐसी ही सूरत हाल बनी हुई है? जी बिल्कुल, मुकामी लोगों और फायर सर्विस की कोशिशों के बावजूद आग पे इस वक्त काबू पा लिया गया है। जी, तो आग की वजहों का पता नहीं चल पाया। आग से कितने बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है? क्या किसी शख्स को भी नुकसान पहुंचा है? लोग सलामत हैं या लोगों के भी उस आग में होने के अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं? जी इमरान, इस आग की वारदात में लाखों रुपया का नुकसान बताया जा रहा है और इसमें कोई जानी नुकसान नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वकार, हमसे बात करने के लिए और तमाम तफसीलात को देने के लिए। ये तस्वीरें देख रहे हैं, कितनी खौफनाक आग है। गांदरबल के इंडस्ट्रियल इलाके में ये आग लगी है। शुरुआती दौर में 2 फैक्ट्रियों में आग लगी, लेकिन उसके बाद ये आग धीरे धीरे फैलती गई और उसने कई और फैक्ट्रियों को मुतासिर किया, जिसके नतीजे में बड़े नुकसान की खबर आ रही है। लाखों रुपए के नुकसान की खबर है, लेकिन इत्मीनान बख्श बात यह है कि इसमें किसी भी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। गांदरबल के इंडस्ट्रियल इलाके में यह आग, इसकी सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अब रुख करते हैं अगली खबर का। तसद्दुक हुसैन मुफ्ती एमएलसी के लिए नामजद कर लिए गए। गवर्नर एन वोहरा ने उन्हें नामजद किया। उन्होंने विक्रमादित्य सिंह की जगह ली, जिनके इस्तीफे के बाद सीट खाली हो गई थी। कुछ दिनों पहले पार्टी से तसद्दुक हुसैन मुफ्ती ने इस्तीफा दे दिया था। तसद्दुक हुसैन मुफ्ती ने इस्तीफा दिया था पार्टी से, फिर उन्हें नामजद करने के लिए पेश किया, गवर्नर के पास भेजा गया था एमएलसी नामजद करने के लिए। विक्रमादित्य सिंह, जो कि राजा हरि सिंह के पोते कहे जाते हैं, उनके इस्तीफे के बाद पार्टी में जगह खाली हुई थी एमएलसी की, जिसकी जगह पर तसद्दुक हुसैन मुफ्ती को एमएलसी बनाया गया है। गवर्नर एन वोहरा ने आज उनको पार्टी का एमएलसी नामजद किया है। और इस बीच ये भी खबर है कि उनके खालू सईद फारूक अंदराबी ने भी इस्तीफा दे दिया है, जो कि रियासत के वजीर हज और औकाफ थे। ये भी कहा जा रहा है कि इन 2 इस्तीफों से, विक्रमादित्य सिंह की इस्तीफे से उनकी एमएलसी की सीट खाली की गई और सईद फारूक अंदराबी के इस्तीफे के बाद उनकी वजारत का रास्ता साफ किया गया। यानी अब वो हज और औकाफ के वजीर बन सकते हैं, ये कहा जा रहा है। या ये भी हो सकता है कि किसी वजीर को हज और औकाफ की जिम्मेदारी देकर उनके महकमे की जिम्मेदारी तसद्दुक हुसैन मुफ्ती को दी जाए। लेकिन ये बात क्लियर, साफ और वाज़ेह हो चुकी है कि तसद्दुक हुसैन मुफ्ती को एमएलसी के लिए नामजद कर लिया गया है, जिस पर हफ्तों से ये
खबरें आ रही थी, सियासी गलियारों में ये बातें गर्म थी। और श्रीनगर में जुमे की नमाज के बाद होने वाले एहतजाज पर रोक लगाने के लिए सख्त इकदाम उठाए गए। इसी के मद्देनजर कई इलाकों में एहतजाज करने पर रोक लगा दी गई और वहां भारी तादाद में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के जवानों के साथ सीआरपीएफ को तैनात किया गया। पुलिस अफसरान के मुताबिक शहर के रैनावारी, खानियार, नौहट्टा, इमारगंज और सफाकदल में दफा 144 लगाई गई। साथ ही हुर्रियत लीडर मीर वाइज उमर फारूक को उनके घर में नजरबंद रखा गया। और इस पर तफसीली जानकारी के साथ हमारे श्रीनगर के ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल जोड़ रहे हैं। तजम्मुल, आज बंद का जो ऐलान किया था, बंद की जो कॉल की थी, जिसको पूरी तरह से सिक्योरिटी अफवाज ने नाकाम बना दिया, किसने किस ग्रुप की तरफ से ये बंद की कॉल की गई थी? देखिए अब्बास, श्रीनगर में जिस तरह से हालात बतदरीज बेहतरी के बजाय इसमें अभी तक कोई नुमाया कारकर्दगी सरकार की तरफ से नहीं ली गई, जिसके बाद हुर्रियत ने एक दिन के बंद की कॉल दी थी और आज बाद नमाज जुमा एहतजाजी मुजाहरे की भी कॉल दी थी, जिसके बाद श्रीनगर के आसपास के 4-5 पुलिस थानों में कर्फ्यू जैसा समा था और दफा 144 जो था नाफिज रहा। इस बीच हुर्रियत कॉन्फ्रेंस या अलहदगी पसंद लीडरान के जो बैनर तले कॉल दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो आम इंसानों की जो हिलाकतें हो रही है उस पर एहतजाज की जरूरत है, सड़कों पर आने की जरूरत है। लेकिन इससे कबल सैयद अली शाह गिलानी पहले से घर में नजरबंद है। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को अपने ही घर में नजरबंद किया गया। इसके अलावा फ्रंट सरबराह मोहम्मद यासिन मलिक को भी आगे चलने की इजाजत नहीं मिली। लेकिन पूरा दिन जो था वो एहतजाजी मुजाहिरों को रोकने में डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था और काफी मेहनत मशक्कत करना पड़ी रियासती पुलिस और हिफाजती अमले के एहलकारों को कि किस तरह से इन मुमकिन एहतजाजी मुजाहिरों को रोका जा सके। कुल मिलाकर देखें तो दिन जो था पुरअमन तौर पर गुजरा और किसी भी जगह से किसी बड़ी वारदात की कोई खबर नहीं है। जी, जाहिर सी बात है, शोपिया और कुपवाड़ा में जो 2 शहरियों की मौत के बाद ये एहतजाज और ये बंद की कॉल की गई, एहतजाज भी हुए, बंद भी हुआ। क्या किसी ग्रुप के लीडर ने, किसी हुर्रियत पसंद लीडर ने, किसी अलहदगी पसंद लीडर ने उन जो महलूकीन हैं, जो मारे गए हैं, उनके घर पे किसी से मुलाकात की, उनके लवाहिकीन से, उनके पसमंदगान से किसी ने मुलाकात की जहमत उठाई? किसी ने उनका हाल चाल जाना? किसी ने जाना कि उनके हालात कैसे हैं? किसी ने मदद की पेशकश की? बिल्कुल अब्बास, ऐसी सूरत हाल में सिर्फ मोहम्मद यासिन मलिक को इंतजामिया या प्रशासन ने इजाजत दे दी शोपियान जाने की। बाकी मीरवाइज उमर फारूक को जाने की इजाजत नहीं। सैयद अली शाह गिलानी पहले से घर में नजरबंद है, लेकिन फिर भी फ्रंट सरबराह मोहम्मद यासिन मलिक ने शोपियान जाकर उनका गमज़दा खानदान के साथ ताज़ियत का इजहार किया, जहां पर एक कमसिन 8 महीने की बच्ची जो है वो वालिदैन के बिल्कुल गोद में मौजूद थी और बहुत ही ये जज्बाती मनाजिर थे जब देखे गए। लेकिन जो भी कहें, सिक्योरिटी फोर्स ने साफ तौर पर कहा कि क्रॉस फायरिंग का नतीजा हुआ। दरअसल हुर्रियत का वही प्रोग्राम था कि एहतजाज के बाद जुलूस की सूरत में वहां जाया जाए और गमज़दा खानदान के साथ ताज़ियत का इजहार करे, लेकिन रियासती सरकार ने ऐसा करने की कोशिश नाकाम बना दी, क्योंकि एहतजाज के बाद जुलूस के बाद जलसा और हो सका ये इंतजामिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी बन जाता है। लेकिन फिर भी आपके सवाल का जवाब सही है कि यासिन मलिक जो है वो शोपियान पहुंच गए और मीरवाइज उमर फारूक और सैयद अली शाह गिलानी को इंतजामिया ने वहां जाने की इजाजत नहीं। जाहिर सी बात है, जब एहतजाज की कॉल दी जाएगी, बंद की कॉल की दी जाएगी, तो लोग जमा होंगे, जिससे बदनजमी और बदअमनी फैलने के अंदेशे हैं। तो क्या ऐसे इकदामात इन लोगों की तरफ से नहीं उठाए जा सकते? यासिन मलिक को अगर छोड़िए तो सैयद अली शाह गिलानी या मीरवाइज उमर फारूक की जानिब से क्या कोई ऐसे इकदामात उठाए गए कि उन्होंने पर्सनली मदद की पेशकश की हो उन लोगों से? देखिए, जिस तरह से कश्मीर में 87 से आज तक ऐसे जो वाकयात हैं वो रोज बरोज होते जाते हैं और हर वाकये के बाद हुर्रियत ने मजम्मत की। सरकार ने फौरी तौर पर अकलगिरी शेयर रिलीफ का भी ऐलान किया और सरकारी नौकरी का भी ऐलान सरकार की तरफ से किया गया था। लेकिन आपको याद होगा कि इंशा नामी एक लड़की जो है, जो अपनी रोशनी या बीनाई खो गई थी पैलेट के उस हमले में, जिसके बाद शब्बीर अहमद शाह ने उसे गोद लेने का ऐलान किया था उस वक्त और उनकी जो तमाम तर जिम्मेदारियां उठाने का ऐलान किया। लेकिन उसके बाद जो हालात ड्रामाई तब्दीली में बदल गए, उसके बाद वो मामला भी थोड़ा सा ठंडा ही पड़ गया। लेकिन सवाल पूछा जा सकता है, क्या इंशा की जिम्मेदारी के लिए जिस तरह से शब्बीर शाह ने ऐलान किया, क्या उसके बाद उनके अहल खाना ने उस रिवायत को जारी रखा, उस कॉल को अपनाने की कोशिश की या नहीं? एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हुर्रियत की तरफ से ऐसे वाकयात जो है 87 से लेकर आज तक जो होते रहे हैं, जी बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, तमाम तफसीलाती जानकारी देने के लिए।
रुख करते हैं अगली खबर का। रियासत के नायब वजीर आला डॉक्टर निर्मल सिंह ने दिल्ली पहुंचकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उन्होंने जम्मू के वेयर हाउस में हैबिटेट सेंटर और तवी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट्स की संगे बुनियाद रखने की इल्तिजा की और रियासत के तरक्याती काम के लिए मरकजी सरकार से फंड की मांग की। निर्मल सिंह के जम्मू पहुंचने पर जी सलाम के प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट राजन वैद ने उनसे खास बातचीत की। हाल ही में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके जम्मू पहुंचे हैं डॉक्टर निर्मल सिंह, डिप्टी सीएम। सर, क्या क्या बातें हुई उनसे और आपने उनको न्योता भी दिया है, उसके बारे में बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, उनका हमेशा जम्मू कश्मीर के प्रति उनका एक खास प्यार है, चिंता रहती है। जो मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने सारे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर है, यहाँ के डेवलपमेंट है, उन्होंने 80,000 करोड़ का पैकेज जो दिया था, जो अभी 1 लाख करोड़ हो गया है, उसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, बाकी हर पक्ष के बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की और मोटे तौर पर वो सेटिस्फाइड ऐसे लगे। लेकिन उन्होंने कहा कि चैलेंज बहुत है, आगे और आपको बहुत करना है। और उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों रीजन के ऊपर जो है बराबर का फोकस रहना चाहिए, मंत्रियों को हर जगह जाना चाहिए, हर व्यक्ति से मिलना चाहिए। और उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में और अच्छी स्थिति बने। इंटरलॉक्यूटर की जो हमने बताया कि उनके आने से एक अच्छा मैसेज गया है। जिस तरीके से कुछ रीच आउट करने का कोशिश हुई है केंद्र सरकार की ओर से और जम्मू कश्मीर सरकार की, उसका एक अच्छा इम्पैक्ट है। तो वो कुल मिला के काफ़ी वो सेटिस्फाइड लग रहे थे। आपने न्योता दिया उनको, कब तक वो आ सकते हैं जम्मू कश्मीर? देखिए, हमारा तवी रिवर फ्रंट है जो साबरमती के तर्ज के ऊपर, जिसको हम डेवलप कर रहे हैं, और ये हैबिटेट सेंटर है। ऐसे और भी है, जैसे जोजिला टनल का है, यहाँ रिंग रोड का है, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। तो उनके लिए वो आए यहाँ उद्घाटन करने के लिए। तो हमने कहा कि हम अभी पाइपलाइन में है ये सारे प्रोजेक्ट्स, और जल्दी हम चाहेंगे कि जो है यहाँ दफ्तर जाने से पहले इस प्रकार का हम कर पाएँ। और अप्रैल तक का संभावना है कि उसको हम जब भी प्रोजेक्ट हो जाएगा तो उसके उद्घाटन के लिए वो आए। इस प्रकार का मैंने उनको निमंत्रण दिया। सर, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि विपक्ष का ये भी कहना है कि जो 60,000 मुलाजिमों को जो डेली वेजेस को पक्का करना है, वो एक आईवाश है, क्योंकि उनको 10,000 रुपये दिए जाएंगे माहाना, जो कि एक उनके साथ एक धोखा है। मैं विपक्ष को पूछता हूँ कि ये जो क्रिएट किया किसने किया? आप ही ने किया। और बिना उनके कोई पोस्ट नहीं थी, कुछ नहीं था। उनको 2-2-250 रुपये के ऊपर आपने लगाया। जो कंटीजेंसी ग्रांट रहती थी पानी पीने के लिए, बाकी काम करो, पूरा काम करवाते रहे। और आपने 6 साल यहाँ पर रहे और 20-20 साल से हैं, यही सरकारें थी यहाँ रही हैं। तो आपने तो और पोस्ट नहीं थी, लेकिन हमने उनको एक देने के लिए इज्जतदार, और पैसे भी नहीं मिलते थे, कई सालों के उनके पैसे थे पेंडिंग, 2-2-250 रुपया, वो भी नहीं मिलता था। उसको हम रेगुलराइज करके कुछ उनको ऑनरेबल जो है उनको दिया जाए, क्योंकि पोस्ट होगी तो पक्का मुलाजिम लगेगा, प्रॉपर उसकी सिलेक्शन होगी तो पक्का लगेगा, जो क्लियर पोस्ट के अगेंस्ट। इस प्रकार का कुछ नहीं था, कोई नॉर्म्स नहीं थे। लेकिन हमने जो इन्होंने हमें दिया था उसी को हमने एक्सेप्ट करते हुए कि सरकार की जिम्मेवारी है कि 20 साल से लोग जो हैं, अगर 10 साल से या कोई 20 साल से लोग हैं बेचारे जो ऐसे दरबदर हो रहे हैं, तो उनको एक प्रॉपर ऑनरेबल कुछ जो है उनको उनके साथ किया जाए। उसी तरफ सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम लिया है। तो ये थे डॉक्टर निर्मल सिंह, जिन्होंने अलग अलग विषयों के ऊपर सरकार का पक्ष रखा। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और रियासती सरकार के वुज़रा और अराकीन असेंबली के अलाउंस बढ़ाने के फैसले की मुखालिफत भी शुरू हो गई है। जम्मू में पैंथर्स पार्टी ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर एहतजाज किया और कहा कि सरकार के पास अपने मिनिस्टर्स और एमएलएज का अलाउंस बढ़ाने के लिए पैसे हैं, जबकि महकमे के मुलजमीन अपनी तनख्वाह और दूसरी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। सरकार उनकी परेशानियां हल करने को लेकर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। बहुत बड़ा विश्वासघात है उन कर्मचारियों के साथ जिनको पिछले 3 सालों से ये सरकार लगातार आश्वासन दे रही थी और ये यकीन दहानी दे रही थी कि उनको नियमित किया जाएगा और गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दर्जा जो है वो दिया जाएगा। लेकिन उससे उनको महरूम रखकर इस सरकार ने यह साबित कर दिया है कि इसे कर्मचारियों के साथ कुछ लेना देना नहीं है और इनका एकमात्र मकसद है कि आप अपने लिए सुविधाएं जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ
और सरकारी खजाने को जिस तरीके से ये मंत्री और विधायक लूट रहे हैं, पैंथर्स पार्टी उसकी कड़ी मजम्मत करती है और एक मुहिम इस सरकार के खिलाफ और इन मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ आने वाले वक्त में जो है वो यहां जम्मू कश्मीर के अंदर लॉन्च करेगी। और जम्मू कश्मीर सरकार ने रियासत के एमएलएज और एमएलसीज का अलाउंस बढ़ाने का ऐलान किया। सरकार के इस कदम का बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट सत्य शर्मा ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह पीडीपी का अपना फैसला होगा कि वो कैबिनेट में तसद्दुख मुफ्ती को शामिल करना चाहती है या नहीं। जम्मू में जी सलाम के प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट राजन वैद ने सत्य शर्मा से खास बातचीत की। जो ये अलाउंस बढ़ रहा है आपका, इसके बारे में क्या कहेंगे? पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते नहीं, एक विधायक होने के नाते मेरा मानना है कि मैं एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ। लगभग काफ़ी समय से जो है 1000 रुपये का सिटिंग अलाउंस जो है सभी विधायकों को मिलता है, चाहे वो मीटिंग्स है, चाहे वो असेंबली के दिनों में बैठना होता है। मेरा मानना है कि जब हम प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं, जब हम विधायकों के स्टेटस की बात करते हैं, तो उस हिसाब से मुझे ध्यान है कि 15 वर्ष पूर्व हमारे प्रोफेशनल बॉडी में एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वी वर ड्राइंग टू द ट्यून ऑफ ₹1500। हम इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसे समय में, और ये कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है, और साल में ज़्यादा से ज़्यादा 35 या 40 या 50 मीटिंग्स या सिटिंग्स होती हैं सभी विधायकों के लिए, और ऐसे समय में 1000 से 2000 करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जहाँ तक प्रश्न 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक के ट्रैवलिंग अलाउंस का है, आज अगर आपको एक दिन की मीटिंग के लिए अटेंड करने के लिए कश्मीर में जाना है, आप खुद सोचिए, और ख़ास तौर पर जब विधायक 6 महीने के लिए उनको कश्मीर में सेक्रेट होती है, 6 महीने के लिए जो कश्मीर वाले यहाँ पर आते हैं, एक दिन में हम लोगों ने 16 हज़ार रुपया, और ख़ास तौर पर जब आपको ले जाना है 25 हज़ार रुपये की एक टिकट होती है, तब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि 1.5 लाख रुपया कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। सर, ऐसे में जो एनएचएम एम्प्लॉयज हैं, कुछ जो धरने पे बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि विधायकों का तो जो है अलाउंस बढ़ाया गया, लेकिन उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। दो तरफा उनका कहना है कि डबल स्टैंडर्ड है हुकूमत का, आप क्या कहेंगे? ना हुकूमत का डबल स्टैंडर्ड है, ना विधायकों का डबल स्टैंडर्ड है। मेरे रेजोल्यूशंस में एनएचएम के जो मेंबर्स हैं, एनएचएम के लिए मैंने एक रेजोल्यूशन जो है वो इस बार दिया है, और उसके साथ साथ एक क्वेश्चनर भी दिया है। मात्र मैंने ही नहीं, विधायकों ने भी, और विधायक हर एक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज 60,000 लोग, क्या पिछले 70 वर्ष में क्या लोग ये नहीं आ सकते थे क्या? आज की सरकार, आज के विधायक, और आज के विधायक जो हैं खास तौर पे जो सत्ता पक्ष के हैं, कभी अगर देखते हैं कि सत्ता पक्ष के हमारे मंत्रीगण या मुख्यमंत्री जी की तरफ से कहीं भी हमें लगता है कि कोई काम और हो सकता है एडिशनल, तो उसके लिए हमारे विधायक लड़ते हैं। लोगों की समस्याओं के लिए, लोगों के लिए लड़ना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। मुझे सर, ऐसे में मैं ये जानना चाहूँगा कि अब जिस तरह से 60,000 जो डेली वेजर मुलाजिम हैं उनको भी पक्का करने की कवायद शुरू हो चुकी है, कैबिनेट में भी नोट मिल जाएगा, तो इसमें कितना फ़ायदा है? मेरा मानना है कि हालांकि पुरानी सरकारों के समय में इन लोगों को रखा गया था, लेकिन इन लोगों ने अपने दर्द को सहा है, दर्द देखा है, और भारतीय जनता पार्टी पीडीपी गठबंधन सरकार के समय में मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद भी करता हूं, और उप मुख्यमंत्री जी का भी, जिनके एफर्ट्स के कारण सभी कैबिनेट मंत्रियों ने एफर्ट्स किए हैं, परसुएशन के कारण सभी विधायकों की निचले स्तर पर भी लोगों ने भी कहा है। हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना चाहती है। हम लोग चाहते हैं उनकी प्रॉपर एडजस्टमेंट हो। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे जम्मू से प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट राजन वैद। राजन, सरकार का ये फैसला अपने अराकीन असेंबली, एमएलसीज, एमएलएस का अलाउंस बढ़ा देना, एक तरफ सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर हैं, उनके जो तनख्वाह हैं वो रुकी हुई हैं, उन्हें मुस्तकिल नहीं किया जा रहा है, और तमाम तरह के मसाइल हैं अलग अलग महकमों में, अलग अलग डिपार्टमेंट में, उसको नजरअंदाज करते हुए ये कितना बड़ा फैसला है सरकार का? जी अब्बास, मैं आपको बता दूं कि पिछले साल भी इसी तरह से जो है अलाउंस बढ़ाया गया था एमएलए और एमएलसी का,
उस वक्त भी जो डेली वेजर्स थे वो सड़कों पे थे। इस दफा जिस तरह से सरकार ने अभी डेली वेजेस का मसला हल करने की ये एक तरह की कोशिश की है, उसके बाद उन्होंने साथ साथ जो एमएलए हैं, एमएलसी का भी जो ट्रैवलिंग अलाउंस है या सिटिंग अलाउंस है उसको बढ़ाया है। तो ये कहीं ना कहीं इस पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है उन पार्टियों की तरफ से। जब वो सत्ता में थी तो उन्होंने इन लोगों के बारे में कुछ नहीं। राजन, सबसे तकलीफ की बात जो मुलाजमीन की तरफ से जो आ रही है, उनका यही कहना है कि तकलीफ की बात यह है कि पैंथर्स पार्टी के अलावा किसी और सियासी पार्टी ने सरकार के इस फैसले की मुखालिफत नहीं की है। देखिए अब्बास, कहीं ना कहीं हमें जो है साफ पिक्चर अगर मैं बताऊं तो जो पैंथर पार्टी है उनके सबसे पहले 4 विधायक जीत के आए थे, उसके बाद 3 रह गए और आते आते 2014 में ये पार्टी बिल्कुल सिमट गई और इनका कोई भी एमएलए जीत के नहीं आ पाया है। नहीं, वो जीत के आया या नहीं इसका डेटा नहीं है। सवाल ये है कि वो सियासी पार्टियां जो सरकार के हर फैसले के खिलाफ सड़क पे उतरती हैं, एहतजाज करती हैं, मुजाहरे करती हैं, धरने करती हैं, प्रदर्शन करती हैं, वो पार्टियां इसके खिलाफ क्यों नहीं उतरी? उन महकमों के मुलाजमीन के साथ क्यों नहीं खड़ी हुई जो अपना हक मांग रहे हैं? क्या ये उनकी हक तलफी नहीं है? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि ये एक तरह से हम कहेंगे दोगली नीति है इन पार्टियों की। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी है या नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने इस मुद्दे पे कुछ नहीं कहा क्योंकि उनको ये मालूम है कि उनके भी विधायक हैं और अगर एमएलए एमएलसी के अगर वो उनके बारे में कुछ कहेंगे तो उनके जो अपने एमएलए हैं या एमएलसी हैं वही पार्टी के खिलाफ हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से जो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पैंथर पार्टी का कोई एमएलए एमएलसी नहीं है, इसलिए वो खुल के इस बात पे बोल पा रहे हैं। जबकि कांग्रेस के एमएलए हैं, एमएलसी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए एमएलसी हैं, बाकी पीडीपी और बीजेपी तो भी पावर में है, उनके एमएलए नहीं बोलेंगे। तो यही है कि जो अभी पार्टी पावर में नहीं है वो उसको पूरा एक तरह से हम कहेंगे फ्री हैंड है कि वो बोल सकती है। इसीलिए पैंथर पार्टी आज जी। राजन, एक छोटी सी जानकारी और दे दीजिए, आखिरी सवाल ये कि कितने % में बढ़ाया गया ये अलाउंस? कि देखिए इसी बात पे अभी जो विवाद पैदा हुआ है कि डेली वेजेस का ये कहना है कि हमें ये कहा गया था कि आपको पक्का किया जाएगा और आपकी तनख्वाहें जो है अभी जो रेगुलर जो मुलाजिम लेते हैं वो लेंगे, लेकिन अभी जो बात निकल के आई है, जिस तरह से हमने खास बातचीत की आई डिप्टी सीएम से, उन्होंने कहा कि इनको हम 10,000 रुपए महाना हम देंगे क्योंकि पिछली हुकूमतें जो 20 साल से ये अपने मांगों के समर्थन में जो नारेबाजी इन्होंने की है, सड़कों पे उतरे हैं, इनको 250 या 500 रुपए मिलते थे महाना और वो भी समय पे नहीं मिलते थे। तो पिछली सरकारों ने कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजन हमसे बात करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और यहां वक्त हो गया एक और मुख्तसर से वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद भी कश्मीर एक्सप्रेस जारी रहेगा। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है कश्मीर एक्सप्रेस में। एमएलसी यासिर रेशी ने डीडीसी नौगाम और जिला इंतजामिया अफसरान के साथ सोनावारी के सुंबुल हॉस्पिटल का दौरा किया। साथ ही सोनावारी इंतखाबी हलके में चल रहे सभी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मकामी लोगों की परेशानियों को जाना और उन्हें हल करने को कहा। एमएलसी यासिर रेशी ने सुंबुल के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और नौगाम के पमारिया हेल्थ सेंटर का भी दौरा किया। इस मौके पर नौगाम के मकामी बाशिंदे एहतजाज कर नौगाम में खाली पड़ी मैकेनिकल इरिगेशन जमीन की मांग के साथ साथ ब्लॉक मेडिकल अफसर के ट्रांसफर की मांग करने लगे। एमएलसी यासिर रेशी ने इन मामलों को संजीदगी से लेते हुए जल्द हल करने का यकीन दिलाया। हर डिस्ट्रिक्ट में जाके कुछ ना कुछ अनाउंस किया और कामों के जायजा लिया और जो वहां पर डायरेक्शन उन्हें दी थी उसी का हम इस वक्त जायजा ले रहे हैं, कहां तक हो गए, कहां पर करने की जरूरत, कहां तक। शुक्र है हो रहा है, लग रहा है बहुत। सुंबल हॉस्पिटल में बड़े पैमाने पे ठीक हो गया है, काफ़ी मशीनरीज आई हैं, काफ़ी डॉक्टर्स आए हैं, हर डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हैं वहाँ पर। एक जो यहाँ पर अभी तक लोगों की बहुत शिकायत थी, परेशानी थी, काफ़ी हद तक कम हो गई है। लेकिन अब देखेंगे, अब इंशाल्लाह स्टॉप हो जाएगा। लोगों को वही गुस्सा था क्योंकि हमें डॉक्टर ही नहीं हो रहे थे। सुंबल जैसे ले लीजिए आप, वहाँ पर गायनो होती ही नहीं थी, होता ही नहीं था, कोई भी नहीं था वहाँ पर डॉक्टर। तो इसलिए लोगों में गुस्सा था। उसी के लिए तो सीएम साहब ने लास्ट टाइम कुछ अच्छे फैसले लिए थे डॉक्टरों के, जो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में
यहाँ जो बीएमओ हाजन देखता है तो इसका ड्यूअल कंट्रोल ख़त्म किया गया है और इसको एक्सक्लूसिवली अब सिक्किम्स शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इसको देख लेगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि कम से कम 8 से 10 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स फिजिशियंस वगैरह रेगुलरली आते हैं। कुछ मशीनरी भी लाई गई है, तो दिस डिसीजन इज आल्सो नाइसली अंडर इम्प्लीमेंटेशन और होपफुली इसका मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन विद इन 1 मंथ और 2 मंथ्स इसका भी। उधर दरबार मूव के बाद जम्मू के सिविल सेक्रेटेरिएट में पहली बार महबूबा मुफ्ती की सदारत में कैबिनेट मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें रुकन असेंबली के अलाउंसेज 60,000 डेली वेजर्स को मुस्तकिल करना समेत कई मुद्दे शामिल थे। इस मौके पर रियासती वजीर और सीनियर पीडीपी लीडर नईम अख्तर से बात की हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट राजन वैद ने। आज जम्मू कश्मीर की दरबार मूव के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई है। इस पर बात करने के लिए पीडीपी के दिग्गज नेता नईम अख्तर साहब मौजूद हैं। सर, क्या क्या आज की मीटिंग में, कैबिनेट मीटिंग में निकल के आया? आज रूटीन के ही ज़्यादा अफेयर्स थे, ज़्यादा नहीं थे कोई। आज रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स थे। सर, कैजुअल लेबर्स को लेके जो कवायद शुरू है उनको पक्का करने की, उसमें कुछ हुआ क्या आज? नहीं, उसमें तो अब तो डिपार्टमेंटली होगा वो। उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी कैबिनेट से अप्रूवल लिया है पॉलिसी का, तो वो पॉलिसी अब रोल आउट हो गई है और वो डिपार्टमेंट्स उस पर काम कर रहे हैं। सर, ऐसी खबरें हैं कि फारूक अंद्राबी जी ने रिजाइन किया है, तो आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? मुझे नहीं पता है, उनका अपना फैसला होगा। सर, तसद्दुक मुफ्ती का क्या रोल है अब आने वाले दिनों में? वो जब आएंगे तो पार्टी में तो उसके बाद देखेंगे। कैबिनेट में शामिल किया जाएगा? अभी तो वो पता नहीं है, लेकिन उनका वो एक अच्छे नौजवान हैं, बहुत अचीव किया है उन्होंने, काफ़ी काम किया है, तो पार्टी में उनको कोई ना कोई रोल तो मिलेगा ही। सर, जिस तरह से एक तारीखी फैसला हो गया, जो स्टोन पेल्टर्स हैं उनके ऊपर से जो है एफआईआर वापस ली जा रही हैं, तो एक बहुत अहम फैसला है। इससे कितना बदलाव आ पाएगा? इससे बदलाव आ पाएगा, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी ख्याल रखना है कि ये जो सिविलियन कैजुअलिटीज़ होती हैं, दूसरी होती हैं, इन पे काबू रखना चाहिए, जब भी इसका असर होगा। सर, जिस तरह से 200 से ज़्यादा मिलिटेंट मारे गए, आपको लगता है अब वहाँ पे अमन बहाली के लिए अब अच्छा समय है इस सरकार के पास? देखिए, मिलिटेंट इतना प्रॉब्लम नहीं होता जितना मिलिटेंसी होता है। जी जी। कि उसकी वजूहात क्या है। जी। तो मिलिटेंट बनाने वाले तो अपने काम में लगे हुए हैं। अब हमारा ये काम है कि हम ऐसे हालात बनाएं कि जिसमें मिलिटेंसी पिनअप न जाए। जी। तो उसमें सिर्फ यही नहीं है कि मिलिटेंट मार दिया तो हम जंग नहीं जीत सकते। उसमें वो जो एलिनेशन है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस करना है। उसके बाद एक आखिरी सवाल सर, ये कि जो दिनेश्वर शर्मा की कोशिशें हैं अमन बहाली की, एक बातचीत का माहौल बनाने की, जिस तरह से ये खबरें हैं कि कुछ अलगाववादी नेता भी उनसे बात करने पहुंचे हैं, आपको लगता है कि बर्फ़ पिघल रही है? ये तो बहुत ही एक हिस्टोरिक इनिशिएटिव है मेरे ख्याल में, कि पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में एक ऐसा इंटरलोक्यूटर का पोस्ट, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव का क्रिएट किया, जिसको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया और जिसके पास ये मैंडेट है कि आप मसलों का हल ढूंढें और आप निरंतर बातचीत करते रहें। उसमें कभी मुमकिन है मुश्किल भी आ जाएगी, बाधा भी आ जाएगी, लेकिन बातचीत जारी हो, वो एक बहुत ही इसमें है। उनको सफलता मिल रही है? इंशाल्लाह मिलेगी। वेयर देयर्स अ विल देयर्स अ वे। तो सर, मेरा एक सवाल ये भी है कि अब सरकार की तरफ से जो ये सिचुएशन अब डेवलप हुई है कश्मीर के अंदर, जो हालात अब डेवलप हुए हैं, उसको किस तरह से आप देखते हैं? हालात ठीक है, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं है। अभी चीफ मिनिस्टर साहिबा हर जगह गई हैं, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, जम्मू में, कश्मीर में भी 2-3 जगह उनको जाना है। तो आउटरीच हो रहा है, ठीक काम हो गए, इस साल डेवलपमेंट काम हो गए, लेकिन जब तक लोगों में एक इत्मीनान न हो कि कोई हर तरफ से वो जो पीसफुल एटमॉस्फेयर प्रिवेल न करे, तब तक हम नहीं कह सकते कि हमारी सब मुश्किलात हल हो गई हैं। बट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इनिशिएटिव लिए हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो काम कर रही है, दोनों जो हम कोalition पार्टनर्स हैं, आप देख रहे हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में, मुझे लगता है कि आप कहीं नहीं ऐसा खुदा न खासा कोई ऐसी खबर नहीं आ रही है बुरी, कि जो इंटर कम्युनिटी रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे हैं। हमेशा जम्मू कश्मीर में ठीक ही रहे हैं, लेकिन
इस बार बहुत ही स्टेबल है, जबकि दाएं बाएं से कोई अच्छी खबर नहीं मिलती है। सर, आज की कैबिनेट मीटिंग को क्या हम कंस्ट्रक्टिव कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें थी। एक तो डेली वेजेस का मसला था, फिर उसके डेली वेजेस का तो वो तो हो गया है ना ऑलरेडी, वो कोई नया नहीं है, वो कैबिनेट में रोज थोड़ी होता है, वो फैसला हो गया, अब डिपार्टमेंट उसको इम्प्लीमेंट। फारूक अंद्राबी की जो रेजिग्नेशन है उसको किस तरह से देखते हैं? मुझे नहीं मालूम, उनसे पूछिए। तो ये थे नहीम अख्तर जो अलग अलग विषयों के ऊपर अपना पक्ष रख रहे थे। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। उधर श्रीनगर में महकमे पीएचई मुलाजमीन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के लिए वजीर आला महबूबा मुफ्ती का शुक्रिया अदा किया और साथ ही सीएम के इस फैसले का खैर मकदम किया। पीएचई मुलाजमीन एसोसिएशन के सदर मीर तारिक पंपोरी ने कहा कि हम इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। साथ ही हुकूमत से मुतालबा किया कि बाकी बचे मजदूरों को भी मुस्तकिल किया जाए। सरकार को 7वें पे कमीशन की हिकमत अमली के बारे में भी सोचना चाहिए। रियासत के एडहॉक और कैजुअल मुलाजमीन के वफ्द ने वजीर आला से मुलाकात की और उनके साथ तबादला ख्याल किया। वफ्द में शामिल एडहॉक और कैजुअल लेबर्स से वाबस्ता नुमाइंदों ने वजीर आला का शुक्रिया अदा किया। और अब बात रियासत के साबिक वजीर और पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह की, जिनका अंधे एतमाद से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में वो झाड़ फूक करा रहे हैं, लेकिन वो इसे झाड़ फूक न मानकर पूजा पाठ करने की बात कह रहे हैं। राम राम सच राम राम सच फिर किस्मत चमक जाए, आवाम में पैठ बन जाए, पॉलिटिकल बेस मजबूत हो जाए, सेहत साथ देती रहे। झाड़ फूक के जरिए यही कोशिश हो रही है। झाड़ फूक में यकीन रखने वाले जम्मू कश्मीर रियासत के साबिक वजीर तालीम और पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह हैं ये, जिनका झाड़ फूक में यकीन करने वाला ये वीडियो सामने आया है। जी सलाम ने जब उनसे इस वीडियो की असलियत जानने की कोशिश की तो उनकी अपनी ही दलील थी। देखिए, मुझे ये पता नहीं है कि झाड़ फूक क्या होती है। मैं एक मंदिर में गया था जहाँ राम जी की, भगवान राम की मूर्ति की वहाँ स्थापना थी और वहाँ जो पुजारी थे वो जो है वो अपने हिसाब से जो उनकी कोई वहाँ की रूटीन होती है, प्रथा है, वो कर रहे थे और हम उसमें बैठे थे, विराजमान थे। हमने वहाँ माथा टेका और भगवान का आशीर्वाद लिया। सूबे के साबिक वजीर हर्षदेव सिंह लॉ कर चुके हैं। इस वीडियो को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि मंदिर में पूजा हो रही है। जब पूरी एक्टिविटीज हो रही थी तो उसे देखने के लिए सैकड़ों का मजमा लगा हुआ था। मामले के तूल पकड़ने पर वो पूजा पाठ और मजहबी मरकजों में जाने को लेकर ही सवाल उठाने लगे। नहीं, मुझे नहीं पता, मैं जानता ही नहीं है झाड़ फूंक होती क्या है जो आप बात कर रहे हैं। मैं तो मंदिर में राम भगवान की मूर्ति की स्थापना करने गए थे। अब मोदी हर मंदिर में जाता है, योगी जो है वो जाता है वहां, तो क्या कहेंगे उसको। अब मंदिर में जाने के ऊपर पाबंदी होगी तब तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा इस सरकार में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसी पाबंदियां लगाना जो है मंदिरों के ऊपर और इस किस्म के शोशे जो चलाना है, मैं समझता हूं कि बहुत गलत है। हर्षदेव सिंह मंदिर में पूजा करने गए थे या फिर झाड़ फूक कराने, इस मामले में उनकी जो भी सफाई हो, लेकिन तस्वीरें सच्चाई बयां करने के लिए काफी हैं। जी सलाम के लिए जम्मू से रविंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। यहां वक्त हो गया एक और मुख्तसर से वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद भी कश्मीर एक्सप्रेस जारी रहेगा। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है कश्मीर एक्सप्रेस में। कुपवाड़ा पुलिस ने 2 ड्रग पैडलर और 1 फर्जी दस्तावेज बनाने वाले दुकानदार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर से मिली खबर के बाद छापेमारी कार्रवाई कर दोनों ड्रग पैडलर पर शिकंजा कसा। पुलिस को लंबे वक्त से दोनों ड्रग
पैडलर की तलाश थी। पुलिस ने दोनों मुलजिमों के खिलाफ FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की। साथ ही कुपवाड़ा पुलिस ने शहर की जानी मानी शाह फोटो स्टेट की दुकान पर भी छापेमारी कर एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। मुलजिम पर जाली सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज गैर कानूनी तरीके से तैयार करने का इल्जाम है। काफ़ी दिन से हमें एक इनपुट्स आ रही थी कि यहाँ कुपवाड़ा टाउन में एक फेक डिग्री जो है, फेक सर्टिफिकेट इशू करने का एक रैकेट चल रहा है। उसी को हमने डेवलप किया है कि कल हमने एक फेक डिग्री जो इशू करने का रैकेट है उसको बस्ट किया है। इस पर हमने काफ़ी सर्टिफिकेट, जैसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट है हमारे पास, कुछ स्टेट सब्जेक्ट जो है इशू की है, आधार कार्ड जो इशू किए हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन जो है हमारी इनसे स्टेज पर है। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद हम इस पूरी तह तक जाएंगे कि इसके रैकेट के पीछे कौन था, कौन चला रहा था। पूरी तरह से इस पर FIR जो है रजिस्टर होगी है। गांधरबल मानसबल में यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक कन्वेंशन मुनक्किद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में पार्टी कारकुनान ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर सलमान सागर ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। सलमान सागर ने पार्टी कारकुनान से कहा कि वो यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम घर घर तक पहुंचाएं और पार्टी को मजबूत करने के लिए हर सतह पर काम करें। इंटरैक्टिव प्रोग्राम है और ग्रास रूट लेवल पे जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, जो कि लीडरशिप का डायरेक्टिव है कि आप आज की डेट में ग्रास रूट के जो हमारे वर्कर्स हैं उनसे रब्ता रखें, क्योंकि रियासत जो बहुत ही नामसाइल हालात से गुजर रही है। हर दिन मारदाड़ कत्ल गारत का सिलसिला चल रहा है और उसके मज़ीद जो बेसिक एमिनिटीज़ लोगों को मिलनी चाहिए। सर्दी का मौसम है, चले कलान भी आया है, तो बिजली, पानी, राशन, इन चीज़ों का फुकदान है। तो इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच रहें, लोगों के इन टच में रहें। और बाज आबादकारी मंसूबे को नाफिज न किए जाने से नाराज बांदीपोरा पजलपोरा इलाके के लोगों ने जबरदस्त एहतजाज किया। इस दौरान एहतजाजियों ने गुरेज बांदीपोरा रोड को जाम कर दिया। इतना ही नहीं, नाराज लोगों ने इंतजामिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान मकामी लोगों ने इंतजामिया पर पूरे इलाके को नजरअंदाज किए जाने का इल्जाम भी लगाया। उन्होंने कहा कि उनके आसपास के गांवों में मंसूबों का फायदा पहुंचाया जा रहा है, लेकिन पजलपोरा के लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। हम डीसी साहब को बार बार गए हैं, मगर डीसी साहब कोई एक्शन नहीं ले रहा है। उसने समझा है पजलपोरे का आदमी है, या गिरे हुए हैं बिल्कुल, हमारे को पूछते नहीं है कोई। MLA साहब है, वो उस दिन आता है जिस दिन इलेक्शन होगा, कभी नाम नहीं लेता है। किसी पब्लिक को प्रॉब्लम मत है, किसी को कुछ मत है, उनको देखेंगे हम। महबूबा मुफ्ती को यहाँ पर आया, खाना वाना आराम से खाया, जहाज में बैठकर चला गया। PHC का इंचार्ज है यहाँ पर, उसके पास हम बार बार गए। वो कहता है कि हम प्लान बना रहे हैं, हम प्लान बना रहे हैं। ये प्लान मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये कितना साल तक ये प्लान बनेगा? ये 10 साल बनेगा या 20 साल, या गवर्नमेंट चेंज करने के बाद बनेगा ये प्लान? विमेन कॉलेज गांधीनगर जम्मू में प्राइम मिनिस्टर स्पेस स्कॉलरशिप के तहत एक रोजा अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। हायर एजुकेशन महकमे की जानिब से मुनक्किद प्रोग्राम में स्कॉलरशिप स्कीम से जुड़े फायदों को बताया गया। हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज के मौजूदा प्रिंसिपल और टीचर्स को भी स्कॉलरशिप स्कीम से जुड़ी कई जानकारियां दी गई। जो तलबा रियासत से बाहर कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, उन्हें इस स्कॉलरशिप के तहत मदद की जाती है। ये नेक्स्ट सेशन जो अभी शुरू हो गया, उसका एक प्रोसेस था अवेयरनेस का, और आज उसी सिलसिले में डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जो है उन्होंने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है। जैसे ये अगर वो पेरेंट्स जिनकी इनकम जो फैमिली इनकम है वो 6 लाख या उससे कम हो, बच्चे ने जो 12th जो पास की हो वो J&K स्टेट से की हो, और स्टेट सब्जेक्ट हो बच्चे का, और J&K से बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहता हो, उस स्कीम के तहत ये कार्यक्रम में आज जो है अवेयरनेस जो है उसके बारे में बताई जा रही है। जो बच्चे हमारे बाहर जाते हैं उनको इसके लिए स्कॉलरशिप मिलता है। अब इंजीनियरिंग के लिए बच्चे जाते हैं, बड़े बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशंस मिलते हैं जिसमें उनको 1,25,000 साल का और 1 लाख रुपए का हॉस्टल चार्जेस 50-50 हजार करके 2 बार मिलते हैं। लड़कियां लड़कों से किसी भी शोबे में पीछे नहीं है, और यह बात सच साबित की है जम्मू कश्मीर रियासत के जिला किश्तवाड़ की इन 3 लड़कियों को
देखकर सच साबित होती हैं, जो कि केएस में जगह बनाने में कामयाब रही। इनमें सोबिया शाद ने 19वीं रैंक हासिल की है। आपको बता दें कि सोबिया कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रही हैं और उन्होंने कहा कि उन्हें उनके घर का पूरा सपोर्ट मिला। साथ ही उन्होंने केएस क्वालिफाई करने के लिए बहुत मेहनत की। सोबिया ने किश्तवाड़ के नौजवानों को, खासकर लड़कियों को, आला तालीम हासिल करने और इंतजामी एग्जाम में हिस्सा लेने की दरख्वास्त की। Alhamdulillah, first of all, I want to thank Allah and my parents that I have scored such good rank in KS examination. I belong to district Kishtwar, and I have done my initial schooling from district Kishtwar only, from Greenwald Academy High School Kishtwar. After that, I went to Jammu and for my higher education. So my appeal to the parents is to support your children and especially women, because in Kishtwar women don't go further than just graduation. They should come forward and work harder for administrative examination so that with their success they can also achieve the success that I have. और बुलेटिन के इख्तिताम पर देखते हैं यह खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर रियासत में माजूर लोगों की तादाद दीगर रियासतों से कहीं ज्यादा है। 2001 की मरदमशुमारी के मुताबिक रियासत की कुल आबादी का 3% हिस्सा इनका है और फिर भी हुकूमत समाज के इस तबके को लेकर संजीदा नहीं है। आप देखिए ये रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। डिजिटल इंडिया और बुलेट ट्रेन जैसे ख्वाबों को हकीकत करने में जुटी मरकजी हुकूमत और कई तरह के मंसूबों को लागू करने में जुटी है ताकि मुल्क का हर बाशिंदा कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। बावजूद इसके इसे लाल फीता शाही की लापरवाही कहेंगे या फिर हुकूमत की देखरेख की कमी, जिसके चलते जरूरतमंद लोग बेबस और लाचार बने रहते हैं। वो यूं ही तन्हा हैं, अपनी जिंदगी बसर करने के लिए कभी कभी हुकूमत का मुंह ताक लेते हैं कि आएगा उनका फरमान और हमारी बेबसी खुशहाली में तब्दील हो जाएगी। हम ये सब बातें हवा में नहीं कह रहे, हमारा सबूत और हुकूमत के मंसूबों पर तमाचा है जम्मू के ये माजूर लोग, जो कि आज भी अपनी बेबसी से उबरने के लिए हुकूमत के मंसूबों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रियासत है कि उन्हें नजरअंदाज कर रही है। रियासत में माजूर लोगों की तादाद 3,67,000 के करीब है, जिनमें 2.8 लाख लोग नाबीना हैं। अब तो ये नाबीना लोग भी देख रहे हैं और कह रहे हैं कि हुकूमत हमारे लिए संजीदा नहीं है। हैंडीकैप सेक्शन के लिए JNK की पॉलिसी तो बिल्कुल शुरू से ही, क्योंकि मैं पहला स्टूडेंट हूँ इस ब्लाइंड स्कूल का, गवर्नमेंट स्कूल का, तो कई बार हम लेक्चर कर करके हार गए, लेकिन गवर्नमेंट के कानूनों पे जून तक नहीं रहेंगी। लेक्चरबाजी होती है, भाषणबाजी होती है, लेकिन जब भी वो फिर अपनी चेयर पे जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। 90 के डिकेड के बाद गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई जिसके तहत 3% रिजर्वेशन जो है वो विजुअली ऑल द हैंडीकैप्स के लिए रखी, जिनमें से 1% फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्स, 1% फॉर द फिजिकली हैंडीकैप्स एंड 1% फॉर विजुअली हैंडीकैप्स। चलो रिजर्वेशन तो मैं कहता हूँ कि अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन हो इसकी तो दैट इज अप्रोप्रिएट, क्योंकि स्ट्रेंथ जो है वो तकरीबन हैंडीकैप्ड की उतनी ही बनती है, लेकिन ऐसा एक्चुअलिटी में इम्प्लीमेंट बहुत कम किया जाता है। मरदमशुमारी के मुताबिक मुल्क की टोटल आबादी के 21 मिलियन से ज्यादा लोग किसी न किसी तरह की माजूरी से मुतासिर हैं और रियासत में महकमा समाजी बहबूद के मुताबिक दहशतगर्दी की वजह से 55,549 लोग माजूरी का शिकार हुए। वहीं 20,345 लोग एक्सीडेंट की वजह से माजूर हैं और माइंस धमाके की वजह से 14,456 लोग और दीगर वजूहात से 13,455 लोग माजूरी का शिकार हुए हैं। इतनी बड़ी तादाद में माजूर लोग हैं तो हुकूमत की जिम्मेदारी भी बड़ी हो जाती है कि ऐसे मंसूबे तैयार किए जाएं जिनसे उन्हें फायदा मिल सके। और ऐसा भी नहीं है कि रियासती हुकूमत ने कोशिश नहीं की, कोशिश की माजूर लोगों को 3% रिजर्वेशन दे करके भी, लेकिन असल में ये सब कुछ हुआ कागजों में, हकीकत में नहीं। मतलब कोशिश की गई लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। और एक्चुअली क्या है कि कागजों में तो सब कुछ लागू है। मैं स्वयं मोहिंदर कुमार बड़ियाल, कन्वीनर नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड JNK स्टेट,
मेरे भाई वो बात ये है कि जो 3% की आप बात कर रहे हो कागजों में तो जरूर होगी, लेकिन पूरी तरह से उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो कार ड्राइव कर रहा है वो भी अपने आप को एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर देता है कि हाँ जी मैं विजुअल इंपेयर्ड हूँ, और वो भी जो है वो 1% का वो जो राइट है वो ले जाता है, और जिसको वो जो बंदा डिजर्व करता है उसके लिए वो अभी तक जो है वो उसको पूरी तरह से अपना राइट जो है वो नहीं मिल रहा है। और उसी की प्रतिक्रिया में हमारी जो फेडरेशन है वो काम कर रही है। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर की हुकूमत ये दावे करते नहीं थकती है कि हैंडीकेप तबका जो इस समाज का है, आज जो दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं और उनके अपने कोई वसाइल ज़्यादा नहीं होते हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए या उनको आगे ले जाने के लिए सरकार कई पुख्ता कदम उठाएगी। लेकिन यहाँ ज़मीनी स्तर पर यह देखने को मिलता है कि जो पॉलिसीज़ इनके लिए बनी हैं उसको भी अभी तक हुकूमत इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाई है, जिससे सरकार की दोहरी नीति का यहाँ खुलासा होता है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू।